नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द सीकर काबरा। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, कि आईपीओ सच में पैसे डबल कर देता है, आईपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ती है और आईपीओ की प्रोसेस क्या होती है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीओ क्या होता है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है पहली बार प्राइमरी मार्केट में, फिर वो शेयर्स जाके सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं, यानी किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि आईपीओ लाने का क्या कारण है, आईपीओ की जरूरत क्यों पड़ती है कंपनी को। मेन बात पैसा, ठीक है। और जब कंपनी छोटी होती है, जब स्टार्ट होती है कंपनी, कोई कंपनी शुरू होती है, तब या तो प्रमोटर्स के फंड यानी उसकी खुद की सेविंग्स या फिर दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से उधार लेकर कंपनी को शुरू किया जाता है, खड़ा किया जाता है। उसके बाद जैसे डिमांड बढ़ती है तो एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, इनसे थोड़ा बहुत पैसा कंपनी को मिल जाता है। पर जब पैसे की ज़रूरत और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब कंपनी के पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके थ्रू अपने शेयर्स इश्यू करके कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है। और क्या कारण हो सकते हैं किसी कंपनी के आईपीओ लाने के? किसी कंपनी को एक्सपेंशन करना हो सकता है या किसी को अपने डेट पे करने हो सकते हैं, क्योंकि डेट में इंटरेस्ट खूब सारा लगता है, जो यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कई सारा पार्ट इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। तो हो सकता है किसी कंपनी को अब डेट फ्री होना हो, वो एक कारण हो सकता है। या किसी पुराने इन्वेस्टर को, पुराना कोई इन्वेस्टर जिसने कंपनी के पहले कभी इन्वेस्ट किया हो कंपनी में, उसको अगर एग्जिट करना हो तो भी कंपनी आईपीओ ला सकती है, जिससे खूब सारा लिक्विडिटी कंपनी के पास हो जाएगा और पुराने इन्वेस्टर का रीपेमेंट कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि आईपीओ लाने की प्रोसेस क्या होती है। आईपीओ लाने की प्रोसेस में सबसे पहला कदम होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक चुना जाए। आजकल हर किसी मेजर बैंक की एक इन्वेस्टमेंट बैंक वाली आर्म होती है, यानी एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सारे इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पर भी काम करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है? एक इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करता है किसी कंपनी को अपना आईपीओ लिस्ट कराने में, आईपीओ की प्रोसेसिंग को सिंपल आसानी से करने में। इन्वेस्टमेंट बैंक चूज करते समय उसका पूरा रिसर्च किया जाता है, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके द्वारा लाए गए पुराने आईपीओस को देखा जाता है, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा वो देखा जाता है, और ये भी जांचा जाता है कि वो बैंक हमारी फर्म की वैल्यूएशन ठीक से कर पाएगा या नहीं। और इन्वेस्टमेंट बैंक चूज करने में एक फैक्टर और जो काम करता है वो ये है कि किसी इन्वेस्टमेंट बैंक से कंपनी के पुराने रिलेशनशिप अगर रहे हो तो उस बैंक को प्रायोरिटी दी जा सकती है। दूसरा नंबर आता है लीगल प्रोसेसिंग्स का। लीगल प्रोसेसिंग्स में पहला नंबर आता है अंडर राइटर्स सेलेक्ट करने का। अंडर राइटर्स कई तरीके के हो सकते हैं। अंडर राइटर्स में कुछ उदाहरण के तौर पर देखे जाएं तो पहला हो सकता है फुल कमिटमेंट अंडर राइटर्स। ये अंडर राइटर्स आपको कमिटमेंट करते हैं कि अगर आपका आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होता है तो बचा हुआ हिस्सा ये सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा दूसरा नंबर हो सकता है बेस्ट ऑफर अंडर राइटर्स। ये अंडर राइटर आपको आश्वासन देते हैं कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपका आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाए। इसके अलावा तीसरा नंबर हो सकता है सिंडिकेट अंडर राइटर्स का। जब कंपनी का आईपीओ का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और एक अंडर राइटर्स को हैंडल करने में असक्षम होता है, तब कंपनी इस तरह का सिंडिकेट अंडर राइटर्स सेलेक्ट करती है। इसमें कई सारे अंडर राइटर्स मिल करके कंपनी के आईपीओ की प्रोसेसिंग करते हैं। अंडर राइटर्स के बाद बारी आती है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस की। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में अंडर राइटर्स के द्वारा कंपनी की डिटेल्स इकट्ठी की जाती है, जैसे फ्यूचर प्लान्स हो गए कंपनी के, पास्ट ग्रोथ कैसी रही थी कंपनी की, प्रमोटर्स और बिजनेस की डिटेल्स, ताकि इन्वेस्टर्स में गुड फेथ यानी एक इन्वेस्टर को भरोसा दिलाया जा सके ट्रांसपेरेंसी के द्वारा। अब बात आती है कंप्लायंस एंड फिलिंग्स की। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा सेबी, एनएससी, बीएससी, सिक्योरिटीज कंट्रोल एक्ट और कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को
मीट किया जाता है। इसके बाद बारी आती है प्राइसिंग की। प्राइसिंग के अंदर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा ही कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करी जाती है। फिर डिसाइड करा जाता है कि कितना प्रतिशत हिस्सा वैल्यूएशंस का कंपनी को ऑफर करना है। फिर ये डिसाइड करने के बाद कंपनी की शेयर की प्राइस तथा नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद बैंड डिसाइड किया जाता है। आजकल जनरली शेयर्स जो ऑफर किए जाते हैं वो एक बैंड के अंदर डिसाइड किए जाते हैं, फिक्स प्राइस नहीं इशू होती है। एक बैंड यानी कुछ 180 से 200 रुपया या फिर 90 से 100 रुपये के बीच का बैंड हो सकता है। और उस बैंड का जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो होगा 20%। यानी 100 रुपये का शेयर है तो बैंड का जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस के बीच में, तो वो सिर्फ 20 रुपये होगा। अब बारी आती है शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने की। शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले अट्रैक्ट किया जाता है इन्वेस्टर्स को, यानी QIBs, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आदि को अट्रैक्ट किया जाता है। रोड शोज हेल्ड किए जाते हैं और ये प्रमोशन का कार्य दोनों द्वारा किया जा सकता है, यानी कंपनी तथा इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों द्वारा। अब बारी आती है शेयर एप्लीकेशंस की। शेयर के लिए एप्लीकेशंस आना शुरू हो जाती है। QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर इनको लगता है कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छी है और फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी, अगर प्रिडिक्शन वो सोच पाते हैं कि अगर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है तो वो लोग उसके लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे। कई बार कंपनी जितने शेयर्स बेचना चाहती है, यानी जितने अमाउंट का IPO होता है उससे कई गुना के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। यानी मान लीजिए अगर 2000 करोड़ का IPO है और 10 करोड़ शेयर हैं तो एप्लीकेशन कई बार 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, कई बार 100 200 गुना तक के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। इसमें फिर सभी लोगों को अलॉटमेंट नहीं हो पाता शेयर का, कुछ लोगों को खाली हाथ रहना पड़ता है। फिर आती है अलॉटमेंट की बारी। अलॉटमेंट में 50% हिस्सा होता है QIBs का, फिर 15% हिस्सा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का और 30% हिस्सा होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। और सब्सक्रिप्शन के केस में जिस तरीके से अलॉटमेंट किया जाता है वो एक अलग प्रोसेस है, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर आती है लिस्टिंग की बारी। जब IPO आता है तब 3 से 5 दिनों तक के लिए उसकी बिडिंग खुली रहती है, यानी 3 से 5 दिनों तक आपको मौका मिलता है कि आप उस शेयर के लिए अप्लाई कर सकें। बिडिंग खत्म होने के बाद IPO को लिस्ट होना होता है अगले 3 दिन के अंदर अंदर। आप आसानी से अपने ब्रोकर की साइट से IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं UPI के थ्रू, जिसमें आपका अमाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है और जब यदि आपको शेयर मिल जाते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाता है, अन्यथा उस अमाउंट को अनब्लॉक कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या IPOs सच में पैसा डबल कर देते हैं। जी नहीं, ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। अभी हाल ही में खूब सारे IPOs की झड़ी लगी थी, जिसमें से कुछ IPOs ने अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था, पर कुछ IPO अपनी इशूइंग प्राइस से काफ़ी नीचे ओपन हुए थे। कुछ उदाहरण के तौर पर देखे जाएं तो रूट मोबाइल का IPO लगभग अपनी इशू प्राइस से 102% ऊपर ओपन हुआ था और हैप्पीएस्ट माइंड का IPO अपनी इशू प्राइस से करीब 111% अप ओपन हुआ था। यानी इन दोनों शेयर्स ने करीब 100% का मुनाफा, 100 से ऊपर प्रतिशत का मुनाफा अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया। और कुछ शेयर्स जैसे UTI AMC, एंजल ब्रोकिंग, ये शेयर्स अपनी इशूइंग प्राइस से काफ़ी नीचे ओपन हुए। जैसे UTI AMC अपनी इशू प्राइस से करीब 11-11.5% नीचे खुला, वहीं एंजल ब्रोकिंग अपनी इशू प्राइस से लगभग 6 से 7% नीचे खुला। इसका अर्थ है कि IPOs में हम बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमें पहले सोचना होगा कि किस IPO में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। IPOs में पैसा डबल हो जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, पर अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है और IPO का अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं है तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो सकता है। मेरे हिसाब से जितना बड़ा IPO का अमाउंट होता है, लिस्टिंग गेन होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप IPO में इंटरेस्टेड हैं?
क्या आप आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।